DPP4 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर 4 तो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस कर लिया। कोई नहीं, कुछ बच्चों के रह गए थे इसलिए मैंने पूछा। कुछ बच्चों की DPP प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाई थी उन्होंने 4, उनके लिए बोल रहा हूँ अगर कोई डाउट है DPP4 में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम बात करेंगे DPP5 की। DPP4 में कोई डाउट नहीं, चलिए DPP5 कोई डाउट है तो बोलो। गुड आफ्टरनून। कोई डाउट नहीं है, क्या बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर DPP नंबर 4 में एक क्वेश्चन और है जो मतलब उसका आंसर में भी गलत दिया हुआ है। अच्छा, तो क्वेश्चन मैं बोलूं? बोलो क्वेश्चन क्या है। जस्ट अ सेकंड सर। सर 3 चार्जेस हैं, Q, 2Q, 4Q, और उन्हें 3 3 चार्जेस स्फीयर्स के। हैं, एक सेकंड, 3 चार्जेस हैं। यस सर, Q, 2Q और 4Q। ठीक है। अब 3 स्फीयर्स बने हुए हैं अलग अलग रेडियस के, एक R/2, एक कैपिटल R और एक 2R, और जो चार्जेस है उन्हें अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखा गया है इन तीनों स्फीयर्स पे। और फिर रिलेशन पूछा है तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तुम्हारे पास सामने स्क्रीन पर है क्या ये क्वेश्चन? सॉरी सर। तुम्हारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्या? यस सर, मैं प्रेजेंट कर दूं? हाँ, एक बार प्रेजेंट करो जरा। ओके सर। So charge Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in 3 dielectric solid spheres. अच्छा, ये distributed है sphere पे, ठीक है भाई। In figure, if the magnitude of the electric fields at point P at a distance r from the center of the spheres 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3 respectively, then आपको कुछ रेशियो वगैरह पूछा है क्या? ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, स्क्रॉल करना जरा। ओके, E1 greater than E2 greater than E3, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? सर आंसर एक सेकंड। तुम्हारे अकॉर्डिंग, चलो कोई बात नहीं। ये मेरे को जरा बताएंगे ना, पहला वाले में चार्ज कितना है? Q, Q है, 2Q है और 4Q है। पहले वाले का रेडियस कितना दे रखा है? थोड़ा स्क्रॉल करना ऊपर, R/2 R and 2R। आपने बोला कि इसका रेडियस है R, इसका R/2, इसका है R एंड इसका है 2R। ठीक है, और पॉइंट दे रखा है, चलो ठीक है, ओके स्टॉप। सर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है उसको नोट डाउन करो तुम। E2 greater than E1 greater than E3, चलो देख लेते हैं। मैंने बोला कि सर R डिस्टेंस की बात कर रहा है तो नीचे बना लेते हैं। ये अगर R/2 है तो R डिस्टेंस यहाँ पे ही होगा। आप बोलोगे इसमें चार्ज Q है तो आप बोलोगे टोटल KQ/R², ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसके टोटल चार्ज 2Q दे रखा है, रेडियस R है तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? सर्किट पर ही होगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा K × 2Q/R²। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। 4Q चार्ज दे रखा है और 2R इसका रेडियस है तो ये पॉइंट कहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आएगा KQ/R³ into स्मॉल r, मतलब दिस 4Q है, सॉरी 4Q। एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा स्क्वायर। अब देख लो कौन सा है, साइड से E3 सबसे बड़ा है, फिर E2 है, फिर E1 है।
सर लास्ट वाले में 2r का क्यूब आना चाहिए ना? ओके ओके ओके, वेट 2r रेडियस है, ठीक है, वेरी गुड। तो 2r का क्यूब मतलब कितना हो गया? 8r क्यूब। अब आप बोलोगे पावर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका k क्यूब बाय 2r, ऐसा आ गया क्या? सही है ये? हाँ, चेक करो सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है। आई थिंक दिस इज ग्रेटर, नेक्स्ट इज दिस एंड नेक्स्ट इज दिस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। गरिमा यही ऑप्शन बोले थे आप? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, आई विल मेक द करेक्शंस। ओके सर। कोई भी करेक्शन जैसे टाइप हो तो क्वेश्चन मुझे भेज दिया करो, सो दैट आई कैन आस्क देम टू करेक्ट द ऑप्शंस और कैलकुलेशन जो भी है। एनी अदर डाउट्स? एनीवन इन डीपीपी 4 और 5? एनी डाउट्स? सर फिफ्थ डीपीपी में एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी और ठीक है। मतलब सर उसमें फिगर थी, फिगर कैसे बताऊं? क्या था? फिगर सही? फिगर थी सर उसमें। अच्छा, काम कर, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो फोन में साइड में ही, ताकि आप उसको तुरंत मुझे शो कर सको। क्या था उस फिगर में, बताओ। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी, लाइट एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और हाँ, एक पार्टिकल ए से बी और बी से सी जा रहा था, और उसमें एंगल दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ से। ऐसा, कुछ ऐसा। सर ट्रायंगल ही था, बट थोड़ा। गरिमा तूने ओपन कर रखा है क्या? यस सर, प्रेजेंट कर दूं क्वेश्चन? हाँ, प्रेजेंट करना मेरा क्वेश्चन, तो मेरा एनिमल कैन सी है। Consider uniform electric field in a region shown below, A से B, B से C, है ना? The potential difference between points A and C. तो इसमें क्या था? A and C के बीच की बात कर रहे हैं ना? A and C के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को दे रखा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहीं कुछ दिख रहा है क्या? सर वो अच्छा, ई के ई टर्म्स दे में देना है रखा क्या है। आंसर? ई के टर्म्स में देना है, तो बस सिंपल है वो तो। आप क्या बोलते हो? ए से सी की बात कर रहा है ना वो, तो भाई साहब क्या बोलोगे? BC माइनस BA इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ऐसे तो लिख दो। आपने बोला E कांस्टेंट है, E को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dr मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिखोगे? सिंपल E डॉट AC, दोनों के बीच यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी और AC का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप सिंपल क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड लिख दोगे माइनस E इनटू AC की जो भी वैल्यू दे रखी होगी, 5 हो रखी है ना शायद, तो -5 ही आंसर है क्या? कि मैग्नीट्यूड पूछा केवल? सर 5e मैग्नीट्यूड से। BC माइनस BA दे रखा है या BA माइनस BC दे रखा है? सर उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बोला है। A and C एक्चुअली BC, दे रखा है। चलो मैं आपको तो BC माइनस B आएगा -5e। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना, तो C वाला कम पर होगा पोटेंशियल, ठीक है? तो BC माइनस B आएगा -5e और BA माइनस BC बोला जाएगा 5e। अगर सिर्फ डिफरेंस की बात की, कुछ नहीं बोला गया, तो आप 5e बोल सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज। ऑप्शंस उस हिसाब से होंगे, आप एक यूनिक आंसर होगा, आप उसको ले सकते हो, आंसर क्लिक कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा सर है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर अबे एक ही बात रिपीट नहीं करनी, बोल इलेक्ट्रिक क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन पोटेंशियल सा एट है? हां सर बता तो पढ़ तो रहा हूँ।
a electric potential at a point in a free space due to a charge q is q into 10 to the power 11 volt. Find the electric field at that point. सर मेरा आंसर आ रहा है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 10 टू की पावर 22 वोल्ट पर मीटर, लेकिन आंसर ये नहीं है, उसमें 10 गरिमा, टू की पावर आयुषी, 20। जैनिका, बाकी लोग बताएं आंसर जरा, सही आ रहा है क्या? हाँ सर यही है। नहीं यही है, मतलब तुम्हारा सही आ रहा है या फिर ये तो गोविंद बोल रहा है वो? नहीं, जो गोविंद बोल रहा है वही वाला आ रहा है। यस सर। बाकी सभी यस सर, अच्छा, उसमें गलत दिया यस हुआ है। सर, मेरा भी। यस गलत सर। नहीं रखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो आज तुमको क्लास से पहले भेज दिया था ना, तुमको कितने बार बोला है मैंने? लास्ट क्लास में ही बोला था ना कि जो भी क्वेश्चन आपको आंसर गलत लग रहा हो या आपको लग रहा है टाइपिंग एरर हो, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैं तुमको नंबर शेयर कर रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो। मेरे पास नहीं है सर आपका नंबर। बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए तेरे ऐसे लोगों को। तो तेरे पास क्लास की सारी लड़कियों का नंबर होगा, है ना? नो सर। गोविंद, नो सर। लड़कों का सारा नंबर मिलेगा तेरे, लड़कियों का कैसे मिल जाएगा तेरे को? सर ओनली निधि और चैन का है और किसी का नहीं है। ठीक है गोविंद, ठीक है। तुम्हारा एक पिछला मास्टर, उसने अपना नंबर एक लेक्चर में शेयर किया था, तो सो गया था क्या उस लेक्चर में? चलो, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट्स? यस सर। गरिमा, आयुषी, चैनिका, आप लोग है ना, वो क्वेश्चन जो भी हो उसको शेयर कर दिया करो, जो भी गलत आंसर है ना, जो आज 2 में करेक्शन हो रहे हैं ना आंसर्स में, वो मेरे को शेयर कर देना। सर डाउट है और बोलो बोलो। एक सेकंड सर। सर ये 6th one। 3 charges, each Q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC. 2A, अच्छा 2A दे रखा है, BC और AC। हाँ एक सेकंड, D and E are the midpoints of BC and CA, ठीक है? BC का पॉइंट है D और AC का पॉइंट है E, मिड पॉइंट, ठीक है? The work done in taking a charge Q from D to E, हाँ बताओ, दोनों के पोटेंशियल सेम आ रहे होंगे। गरिमा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से हो गया था। अच्छा चलो हो गया। तो दोनों के नेटवर्क, वो दोनों के नेटवर्क नहीं, दोनों के पोटेंशियल सेम आ रहे होंगे ना दोनों पॉइंट के? सर नहीं। क्यों नहीं बेटा, एक आइसोसेलेस है, जरा देखो। आपने बोला ये क्यू चार्ज रख दिए, सारे क्यू चार्जेस हैं शायद से। आपने बोला इस पॉइंट की बात कर लो, ये पॉइंट 2 पॉइंट मान लिए, 2 इक्वल साइड के मिड पॉइंट की बात कर लो। सर यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस, 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 जो डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज की होगी वो डिस्टेंस यहाँ से इस चार्ज की होगी। क्या आपको नहीं लगता इन दोनों पॉइंट से नेट पोटेंशियल सेम आने वाला है? हाँ गरिमा को अभी नहीं लगता? सर, लेकिन मतलब मैंने आर से मतलब निकाल के किया तो मुझे लगा मतलब अलग ही आ क्या रहा निकाल के किया बेटा? पोटेंशियल क्या होता है? वो क्या पूछा था, वर्क डन पूछा ना? वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो हमने क्लास में बात की थी ना, वीवी माइनस वीए। यस सर। अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कौन से रास्ते से लेके जाऊं, कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड यार। यस सर। अगर दो पोटेंशियल का इनिशियल फाइनल पोटेंशियल सेम आ रहे हैं, बीच में भले ही चेंज हो रहा है, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, तो वर्क डन हैज टू बी 0। एनी अदर डाउट?
कोई नहीं, आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा। अगर स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है और हमने उसके हाँ जी, सेंटर में एक चार्ज रख दिया है, तो ठीक है। उसके जो दो सरफेसेस है शेल के, इनर और आउटर, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो वो जो चार्ज है, क्योंकि वो कंडक्टिंग शेल है, तो वो तो सरफेस पे जाएगा। ठीक है। तो सर वो फिर उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी? कौन पूछा तुमसे ये प्रश्न? सर ये मैं एक बुक में देखा था, क्या बात है, कौन सी बुक देख रही हो आजकल? केल्विन की मॉड्यूल। कैल्विन का मॉड्यूल। कैल्विन के मॉड्यूल में ये भी नहीं देखा कि अभी उस चैप्टर के एंड का भी हमने वो बातें की नहीं, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है क्या हमने अभी? लेकिन आपने बताया था ना कि वो सरफेस पे चला जाता है। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही बताया था ना, तो सरफेस पे चला गया, ये मैं भी बोल रहा हूँ। बट पोटेंशियल की बात अभी की नहीं ना हमने, कंडक्टर्स की हमने पूरी प्रॉपर्टीज की बात नहीं की अभी। ठीक है, जब हम अभी इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज की क्लास में ये बातें हम कर लें, तो आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन हम एग्जैक्टली एक सिमिलर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है वहां से तुम्हारी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके सर। डेंसिटी उसने बोला कि नेट चार्ज जीरो होता है ना बेटा, सरफेस दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो सकते हैं ना, नेट चार्ज हैज टू बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, खैर जब वो बात होगी तब आपको क्लियर होगी, अभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एनी अदर थिंग? चले आगे, चलो तो बात करते हैं, कहां तक हुई थी एग्जैक्टली बताएंगे, लास्ट में हमने क्या डिस्कस की थी? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात नहीं की थी क्या? हो गई थी सर। हो गई थी सर। ए गोविंद, चलो अरे सर वो इसी के अंदर तो टॉपिक है, कहीं बाहर का तो नहीं है। तो चैप्टर का नाम ले लेता है तू, उसी के अंदर के तो सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। चल थोड़ी देर बाद बोलना सर फिजिक्स चल रही थी, सारे तो उसी के अंदर के टॉपिक हैं तेरे हिसाब से। तो आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पॉइंट चार्ज। आपने बोला कि सर अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 लिया और एक Q2 लिया, they are separated by a certain distance r, तो बताओ कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो इस सिस्टम को बनाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो काम खत्म। मैंने कहा देख लेते हैं कैसे। सिंपल सी बात है, किसी एक चार्ज को, पहले तो यहाँ खाली जगह होगी, आप एक Q1 चार्ज या Q2 किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ लेके आए होंगे, क्या उसमें हमें कोई वर्क डन करना पड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, बिकॉज उसका रिपल्सिव फोर्स कोई था ही नहीं, या कोई फोर्स था ही नहीं जिसको आपको अपोज करना पड़े। जब कोई अपोज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं था तो आपको वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऑलमोस्ट जीरो फोर्स से खींच के उसको यहाँ लेके आ सकते हो, स्लोली लाना था आपको। ठीक है, तो पहला जब Q1 आया होगा तब आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब Q2 को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लेके आए थे तो आपको वर्क डन करना पड़ा होगा, बिकॉज Q1 की वजह से उस पर फोर्स लग रहा होगा। और कितना वर्क डन करना पड़ा होगा वो आपको पता है कि वर्क डन करना पड़ा होगा आपको, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, वो वर्क डन करना पड़ा होगा कितना? आप बोलोगे फोर्स एक्सटर्नल डॉट dr, और कहां से? इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको कहां तक लेके आए? r तक। यही करना पड़ता है। अगर आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां तक लेकर आए जबकि Q1 यहां रखा हुआ था, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा होगा और आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा होगा। तो आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना आता था? K Q1 Q2 R। तो यही आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
अब ये पोटेंशियल में चेंज हुआ, मैंने इनिशियल पोटेंशियल कितनी थी 0, फाइनल कितनी, तो आप बोलोगे ये तो लिखोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू डेल्टा u। इनिशियल तो कुछ थी नहीं, जब Q1 आया तब कुछ पोटेंशियल थी क्या, नहीं, जब Q2 आया तो इतना चेंज हुआ। सर पहले 0 थी, तो अब जो फाइनल वैल्यू आई है वही तो चेंज हो गया, तो आप इसी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी बोल देते हो, दैट इज K Q1 by R। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दैट इज इक्वल टू K Q1 by R। इसको दूसरे तरीके से बताएं, मैंने कहा सर Q1 को लाने में मुझे कोई वर्कडन नहीं करना पड़ा, ये मेरे को बहुत क्लियर है। अब मैं Q2 को लेके आया हूं कहां तक, सर इस पॉइंट तक, तो आप बोलोगे सर वर्कडन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, या आप बोलोगे वही वर्कडन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा सर वर्कडन क्या होता है, Q इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। आप कैसे लिखते हो, वर्कडन इज इक्वल टू Q2 इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे लिखोगे आप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे हाँ या ना, मैंने कहा फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, सर इस पॉइंट पे लाए हो, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा K Q1 by R, ये हम निकाल चुके हैं अभी लास्ट क्लास में। इस पॉइंट पे जब लाए होगे तो जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल, आप ये तो करते हो, इस पॉइंट पे रखा तो आपने बोला यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, बोलोगे K Q1 by R, और इनिशियल पोटेंशियल कितना था इनफाइनाइट पे 0, तो आप बोलोगे जो वर्क डन एक्सटर्नल आया that is equal to Q2 into K Q1 by R minus 0, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ गया, सर ये आ गया K Q1 Q2 by R। तो आप बोलोगे यही पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, K Q1 Q2 by R। जैसे भी आपको समझ में आए, आपको फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम कितनी होती है, K Q1 Q2 by R। सर ये स्केलर क्वांटिटी है, प्रॉपर साइन के साथ रखना है, प्लस माइनस, ठीक है। Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। जो भी चार्जेस हैं प्रॉपर साइन के साथ रखने, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उसी हिसाब से आएगी, पॉजिटिव आनी होगी तो पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव आनी होगी तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की। कहीं पे भी डाउट हो वहीं टोक देना है, यहाँ पे हो। मैंने कहा ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात कर लें। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, अगर आपने बोला कि सर यहाँ पर एक Q1 रखा था, यहाँ पर एक Q2 रखा था, यहाँ पर एक Q3 रखा था, ठीक है, आप बोल तो ये डिस्टेंस R12 हो गई, ये डिस्टेंस R13 हो गई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई R23 हो गई। अगर 3 चार्जेस का एक सिस्टम बनाते हो तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने कहा सर फंडा वही रहेगा, इस चार्ज सिस्टम को कंफिगर करने में, बनाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई होगी। तो मैंने कहा सर एक एक करके चार्ज लेके आओ, खाली जगह थी, Q1 को लाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा तो 0। जब Q2 लेके आए तो आपको भाई साहब केवल Q1 रखा हुआ था यहाँ पे, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 by R12, ठीक है। तो ये अभी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम बन गया। मैंने कहा सर अब अगर Q3 लेके आओगे तो Q1 की वजह से भी एक फोर्स फील हो रहा होगा, Q2 की वजह से भी एक फोर्स फील हो रहा होगा, तो 2 बार आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी, एक Q3 के Q1 के बीच का और एक Q3 Q2 के बीच का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो K Q1 Q3 by R13 प्लस K Q2 Q3 by R23। ये तो प्रॉपर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना तो आपको क्या याद रखना है, सर अगर 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस का सिस्टम बनाना हो, आप क्या करो, एक एक पेयर पकड़ो और उनका पोटेंशियल एनर्जी आपस का लिखते जाओ और ऐड करते जाओ। मैंने देखो 1 और 2 को पकड़ा, इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस, तो मैंने वो लिख दिया। फिर मैंने 1 और 3 को पकड़ा तो इस पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, वो लिख दी। और फिर मैंने 2 और 3 वाले पेयर को पकड़ा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आई, वो लिख दी, और तीनों को ऐड कर दिया। ध्यान रखें सारे पेयर्स मुझे काउंट भी करने हैं और कोई भी पेयर रिपीट भी नहीं होना है। 1 2 1 3 2 1 मत कर देना, 1 2 और 2 1 रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी पेयर 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब कौन सा होता था 2 3, ठीक है। तो हर 2 पेयर को पकड़ेंगे, जितने भी पेयर ऐसे पॉसिबल होंगे सबकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और प्रॉपर साइन के साथ ऐड करते चले जाएंगे।
कोई डायरेक्शन वगैरह का झंझट नहीं रहेगा, बिकॉज ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बस इसमें ध्यान ये रखना कि Q1 Q2 प्रॉपर साइन के साथ रखने हैं, ये चीज आप गलती से नहीं भूलेंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने कहा चलो क्या सॉल्व कराऊं। मैंने बोला सर यहाँ पे एक रखा है Q, यहाँ पे रखा है -2Q, यहाँ पे रखा है 4Q, है ना। ये डिस्टेंस दे रखी है A, ये डिस्टेंस दे रखी है A और ये डिस्टेंस दे रखी है। कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सॉल्व कर लो यार, बता दो मुझे आंसर कितना आ रहा है। अरे क्विकली निकालो यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लग रहा है। क्या हो रहा है बेटा? -6kq स्क्वायर -6kq स्क्वायर KQ by A। माइनस ये सर माइनस नहीं नहीं KQ स्क्वायर -6kq स्क्वायर बाई KQ square by A। Anybody else? Any other answer? सर -6 into kq स्क्वायर बाई ए। हाँ हाँ समझ गया बेटा, इसके अलावा कोई और आंसर? 8kq स्क्वायर बाई ए। ये कौन था? सर -8kq स्क्वायर बाई ए। हाँ नहीं ठीक है, ये है कौन? नाम पुष्कर? यस सर। पुष्कर तू आंसर दे रहा है सीरियसली? यस सर। चलो और कोई? सर क्या पूछना है इसमें आप? 6kq स्क्वायर बाई ए आ रहा है सर। गोविंद तू डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? -6kq स्क्वायर बाई ए। अरे सर बाहर चला गया था थोड़ा। थोड़ा बाहर क्यों चला गया था बेटा? लॉकडाउन है, घर में रहे, बाहर मत जाए। सर -6kq स्क्वायर बाय ए। हाँ सर वही आ रहा। सर -6kq सर यही है। ये रविंदर सर कसाना, ये कौन है? -6kq स्क्वायर बाय ए। बच्चा ये रविंदर कसाना के नाम से कौन है? क्या नाम है बच्चे का? सर मेरा भी -q स्क्वायर के अपॉन ए। हाँ हाँ अमन कौन, शांत हो जा। हाँ मैंने देख लिया, रविंदर कसाना। सर प्राची प्राची फ्रॉम यमुना विहार। विहार। यस सर। ओके ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैक्सिमम हो गया -6kq स्क्वायर बाय आर ए आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही सही होगा। बाकी पुष्कर ने एक आंसर देने की कोशिश की, वो भी शायद गलत निकला है। ठीक है देख लेते हैं। मैं क्या, देखो एक एक करके काउंट करते जाओ। इसको काउंट करो, q और -2q कितना हो जाएगा? k q -2q बाय a प्लस q और 4q काउंट करोगे तो कितना होगा? k q इंटू 4q बाय a। ये वाले पैर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? -2q प्लस 4q बाय a। ये हो गया देखो 2 4 और -8, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? चलो मैंने कहा कॉमन चीजें मान ले लो, k/q स्क्वायर बाय a तो कॉमन आ गया। ये आएगा -2, यहाँ पे आ रहा है +4 और यहाँ पे कितना आ रहा है? -8। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? -6। द करेक्ट आंसर इज -6kq स्क्वायर बाय a। आंसर अगर जूल में देना है तो जूल में दे दो, बाकी तो आपकी प्रॉपर साइन के साथ रखनी है चीजें। पुष्कर बेटा कहाँ गलती कर रहा था? सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। अरे बहुत भारी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटर भिजवाऊं? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े अपन।
चलो, तो ये दो बातें नहीं पॉइंट चार्जेस की वजह से। हाँ बेटा बोलिए। सर पोटेंशियल कोई बोला एनर्जी जा रहा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी यस नेगेटिव सर। आ रही है का मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब हमेशा ये रहता है कि सिस्टम में जो फोर्सेस हैं वो नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सर सिस्टम एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहा है। पोटेंशियल नेगेटिव कब आएगी? जब दो चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, मतलब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दूसरे को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू मूव अवे, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। कई सारे मतलब निकाल सकते हैं अलग अलग डेफिनेशन बेसिस पे। पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब भी है कि सर जो वर्क डन मैंने किया है उस सिस्टम को बनाने में वो वर्क डन नेगेटिव है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो वो अपने आप उतने पास आ जाएंगे ना, मुझे उनको पास लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और अगर रिपल्सिव फोर्स होता है तो मुझे पास लाना पड़ेगा, तब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा वर्क डन तब पॉजिटिव आएगा। तो कई सारे मतलब है। डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन वेक्टर्स में होता है, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव स्केलर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेक्टर में तो डायरेक्शन हम अलग से बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का रोल ज्यादा होता है। चलो, अभी तक हमने बात की पॉइंट चार्जेस की, है ना। पॉइंट चार्जेस की बात की और उनकी वजह से हमने पोटेंशियल निकाली, पोटेंशियल निकाला। अब हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्जेस होते हैं ना, कंटीन्यूअस चार्जेस होते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। एक काम करो, यूनिफॉर्म से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लेते हैं, ठीक है। डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक डाइपोल क्या है? इट्स अ बेसिकली ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मैंने कहा मान लो ये डाइपोल है, ये उसके पी की डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस क्यू रखा होगा और यहाँ पे माइनस क्यू रखा होगा। ये पी ऐसे डाइपोल मूवमेंट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 है। मान लिया कितनी डिस्टेंस है? 2 है। ये सेंटर होगा कहीं पर। हमेशा डिस्टेंसेस जो पॉइंट की निकालते हैं वो सेंटर से निकालते हैं। मैंने कहा यहाँ कहीं ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपको पोटेंशियल बताना है इस डाइपोल की वजह से। तो आप क्या बोलोगे? सर ये पहले देखो ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है। मैंने कहा सर मान लिया ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मान लो यहाँ से बात कर लेते हैं, ये प्लस पॉइंट चार्ज यहाँ रखा होगा, माइनस पॉइंट चार्ज यहाँ रखा होगा। अगर इनसे डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस जो आ रही है ये r1 बोल दिया मैंने, और ये डिस्टेंस आ रही है इसको मैंने r2 बोल दिया। और मान लिया ये सेंटर से इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो ये है डाइपोल की डायरेक्शन। डाइपोल की डायरेक्शन में ये एंगल कितना बना है? थीटा। हमेशा ध्यान रखेंगे एंगल हम डाइपोल की डायरेक्शन में लेंगे, यानी प्लस क्यू वाली साइड से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ होता, आप गलती से ये वाला एंगल नहीं ले लेना, छोटा एंगल नहीं लेना होता। हमेशा हमेशा हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से कितना एंगल बना रही है ये वाली लाइन, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज़ हमारे फॉर्मूला जो बन के आएगा वो इस फॉर्मेट में बन के आएगा। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। मैंने कहा सर इस पॉइंट की वजह से निकाल लो पोटेंशियल और इसकी वजह से यहाँ पे निकाल लो पोटेंशियल और दोनों को सिंपल ऐड कर दो। ये तो करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल को निकालेंगे और सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे पोटेंशियल एट पी निकालना तो क्या करोगे? इसकी वजह से कितना होगा? के क्यू बाय r1 प्लस, मैं माइनस क्यू लगा रहा हूँ कि यहाँ माइनस क्यू है उसका साइन में यूज कर ले रहा हूँ, तो ये बचेगा के क्यू बाय r2। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल। अब r1 r2 नहीं मालूम मुझे तो r पता है कि सर ये सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो r को r1 और r2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इसका एक 2 मेथड होता है सॉल्व करने का। मैं वो वाला मेथड बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी फॉलो करता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में जनरली एनसीईआरटी अपने डेरिवेशन की प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है, तो उसमें वो एक मैथमेटिक्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होता है? कोई भी एक ट्राइंगल की तरह हम बात करें, ये जैसे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल,
अगर आप बोलते ये थीटा है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो आप बोलोगे अगर मैं कोसाइन रूल की बात करूंगा तो देखिए ये कुछ ऐसे ही ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल है जिसमें आप बोलते हो ये दो साइड है, ये आधी ए होगी, ये डिस्टेंस भी ए होगी। तो जो कोसाइन रूल बोलता है यहाँ पे जो cos थीटा निकाला जाता है, cos थीटा जो होता है वो देखो जिन दो साइड से बन रहा होता है वो उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाली साइड c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये होता है cos थीटा का फॉर्मूला इन एनी ट्रायंगल जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये कोसाइन रूल होता है, ये मैथ्स का एक फंडा है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको एनसीईआरटी में ये इस तरीके से किया गया है, तो मैं इसलिए एनसीईआरटी का बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में हम कोसाइन रूल यूज नहीं करते हैं, पर उसमें फिर हमें थोड़े से आर्बिट्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो मैं प्रेफरेंस हमेशा देता हूँ एनसीईआरटी वाले को। समझ में आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड जो एंगल थीटा बनाती हैं, तो आप बोलोगे cos थीटा लिखा जाता है इन दोनों साइड का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस वाले राइट एंगल इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, जरा ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें साइड कौन बना रहा है, ये वाली साइड है a, टोटल 2 है ना, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी a और ये डिस्टेंस है r, तो a और r के बीच में एंगल बन रहा है, तो थर्ड साइड कौन सी हो गई r1। तो यहां से अगर आप c देखो, c को निकालोगे तो c स्क्वायर कितना आएगा, जरा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab cos थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इधर को लेके जाओगे क्योंकि c स्क्वायर को आप इधर लेके आए तो ये आएगा माइनस 2ab cos थीटा। जो थर्ड साइड का स्क्वायर आया वो ये आया। तो मैंने कहा सर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, देखो फिर से देखो ये सॉरी ये वाले ट्रायंगल की बात करो, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो थर्ड साइड कौन सी है r1, r और a मिला के ये एंगल बना रहे हैं और r1 थर्ड साइड है, तो ये c हो गई थर्ड साइड। तो आप बोलोगे यहाँ पे लिखोगे r1 का स्क्वायर जो आएगा वो आ रहा है, देखो पहली साइड मतलब a स्क्वायर, दूसरी साइड है r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए अभी इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करो, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करो तो r और a के बीच में एंगल कितना बन रहा है cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और थर्ड साइड कितनी है r2, तो सेम कोसाइन रूल इस ट्रायंगल में लगाओगे तो लिखोगे r2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos थीटा, क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये माइनस माइनस यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो r2 स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये मैथमेटिकल वाला पोर्शन था, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है आपको क्योंकि आपको इसमें ये मैथ्स थोड़ी सी लगानी होती है, ये स्टेप अगर आपके आ गए तो बात अब खत्म हो गई, ठीक है। ये मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फॉलो करता है इसलिए मैंने आपको इस वाले तरीके से कराया है, वरना मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा तो कोसाइन रूल उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वही बात है जब हम एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, बोर्ड्स में मोस्टली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो क्यों ना हम ये थोड़ी सी स्टेप अगर सीख लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, उसी को फॉलो कर लेते हैं। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 2 की बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि सर यहाँ पे जो r है, हम ये शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं शॉर्ट डाइपोल की। अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें मतलब r ग्रेटर देन a है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे ही पूछा जाता है। तो शॉर्ट डाइपोल मतलब r इज ग्रेटर देन a, मैंने इक्वेशन 1 में अगर मैं दोनों से r कॉमन ले लूं तो r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो r1 स्क्वायर कितना होगा, जरा देखो r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये होगा a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कॉमन लेने का मतलब यही हुआ माइनस 2ar बाय r स्क्वायर cos थीटा। देखो ये हो गया 1, एक r से r कैंसिल हो गया, तो r1 स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो जरा देखो कितनी आ रही है r स्क्वायर इंटू 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2a बाय r cos थीटा। अब मुझे मालूम है कि क्योंकि r इज ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं,
समझते जाना हर एक स्टेप को, और आपको अपने डेरिवेशन में ये स्टेप्स लिखना पड़ता है। जो भी स्टेप आप यूज कर रहे हो उस डेरिवेशन में आपको उस स्टेप पे क्या करना पड़ता है, वो चीज लिखनी पड़ती है कि सर इसको हमने नेग्लेक्ट क्यों किया है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि r ग्रेटर देन a है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। और आप कर सकते हो बिकॉज r बहुत बड़ा है, a बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो मतलब क्या हो गया, ये 1 से बहुत छोटी छोटी वैल्यू आने वाली है, बहुत 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर आपने शॉर्ट डाइपोल क्यों लिखा है? क्या हुआ बेटा? सर आपने शॉर्ट डाइपोल क्यों लिखा है? क्योंकि हम मोस्टली शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं। सर उसकी वजह से मतलब r इज स्मॉलर ग्रेटर देन a है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस मतलब 2a बहुत छोटी है, तो a तो बहुत छोटा होगा ना एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही क्या था भाई, कान नीचे लगाऊं, पढ़ता लिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने शॉर्ट डाइपोल की बात की थी, तब यही स्टेप लिखा था। तेरे को अब ये स्टेप में क्लियरिटी नहीं है? सर समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर समझ गया। तो समझेगा ही, पुराने पाप याद दिला दो तो तुरंत याद आ जाते हैं तेरे को, है ना। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको थोड़ा और अरेंज कर लोगे तो ये r1 स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r। 1 बाय r1 निकालो जरा, पहले तो अंडर रूट ले लो और 1 बाय कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाय r, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r का पावर -1, क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू 1 बाय r1 की रखनी है, इसीलिए मैंने उसको क्या किया, पहले तो रूट लिया और उसको अंडर। देखो जैसे ही आप रूट लोगे, जब आप इसको रूट लोगे तो देखो ये स्क्वायर था ये 1 रह जाएगा, ये स्क्वायर था ये 1 रह जाएगा, और ये पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। फिर मैंने इसको नीचे लेके गया डिनोमिनेटर में, तो ये 1 बाय r1 हो गया, ये 1 बाय r हो गया, ये 1 बाय नीचे आएगा 1 माइनस 2a cos थीटा r की पावर होल 1/2। लेकिन मैंने ये 1/2 ऊपर की तरफ लिख दिया है, इसको डिनोमिनेटर में लिख क्या लिखा है ऊपर, तो मैंने यहाँ पावर कितनी लिख दी -1/2। क्लियर? अब आप क्या लगता है बाइनोमियल? अब जरा देखो a बाय r बहुत छोटा होगा, अगेन बाइनोमियल याद है 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, अगर x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा हो, तो यहाँ पे देखो 2 और cos थीटा की वैल्यू तो यार -1 से 1 के बीच में लाई करती है, कोई बहुत बड़ी बात हो ही नहीं सकती। a बाय r 1 से बहुत छोटा होगा, बिल्कुल होगा a बाय r 1 से छोटा होगा, तो मैं यहाँ बाइनोमियल लगाऊंगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती होगी तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो बाइनोमियल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहां से, अब मैं अगला स्टेप में क्या यूज करने वाला हूँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जिन लोगों को याद नहीं आ रही है वो 11th में जाके उस चीज को देख लें जो मैंने बताया था। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये करोगे तो आप लिखोगे 1 बाय r1 इज इक्वल टू 1 बाय r इनटू, यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस a बाय r cos थीटा आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा। तो 1 बाय r1 की वैल्यू आ गई 1 बाय r इंटू 1 प्लस a बाय r cos थीटा। सिमिलरली मैं 1 बाय r2 निकाल रहा हूँ, हमें 1 बाय r2 के लिए पूरे स्टेप रिपीट नहीं करूंगा। जरा देखो r2 स्क्वायर लोगे, r2 स्क्वायर में से r स्क्वायर कॉमन लोगे, a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को निगलेक्ट करोगे, और फिर इसको इस तरीके से लिखोगे, और फिर बाइनोमियल लगाओगे। सारे स्टेप आपको R2 पे दोबारा से लगाने हैं। क्या करने हैं? सारे स्टेप आपको R2 पे दोबारा से लगाने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो जो स्टेप मैंने R1 में किए हैं वही वही स्टेप आपको अब R2 में भी करने हैं। और जब आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद इसका रिजल्ट लिखोगे तो वो आएगा 1 बाय r इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 माइनस a बाय r cos थीटा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये कहां से लाया मैं, एक मैंने R1 निकाल के दिखा दिया, 1 बाय r1 की वैल्यू ऐसी आई, आप इसी तरीके से R2 को आगे लेके जाओगे और 1 बाय r2 की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। अब क्या करोगे, ये 1 बाय r1 और ये 1 बाय r2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ये उठा के यहाँ रखोगे तो देखो Vp की वैल्यू कितनी आ रही है, Vp इज इक्वल टू KQ कॉमन ले लिया मैंने, 1 बाय r1 इज 1 प्लस a बाय r cos थीटा,
माइनस 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया? के क्यू तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, और 1 बाय आर वन की वैल्यू है 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा, सॉरी इनटू में 1 बाय और रख देगा। स्टेप और बढ़ा दूं क्या कि यहीं पे लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूं, वरना आप लोग बोलोगे सर ये स्टेप कहां चला गया। देखो इसको सॉल्व करना है तो VP करोगे तो VP इज इक्वल टू के क्यू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला R1 और R2 की वैल्यू रख दोगे तो आप लोगों के क्यू 1 बाय R1 की वैल्यू लिखोगे 1 बाय R इंटू 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा, माइनस आप लिखोगे 1 बाय आर इंटू 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें से भी 1 बाय आर कॉमन ले सकते हो, आप दोनों में ही आ रहा है तो 1 बाय आर को भी बाहर ले आओगे। तो जैसे ही आप 1 बाय आर को बाहर लेके आओगे तो ये ऐसा हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय आर कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, a बाय आर कॉस का a बाय आर का सीधा जब ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा, वो कितना आ रहा है रिजल्ट? एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे इससे स्क्रीनशॉट लो। मुझे यहां तक किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो पूछ लो, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। नहीं है मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे जगह चाहिए। किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट हो, सर ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगती है, ये कैसे स्टेप किया ये आपको करना पड़ेगा। देखो डेरिवेशन है तो करने तो पड़ेंगे, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ करा सकता हूँ अच्छे से समझा के। बाकी डेरिवेशन आपको खुद पेन से सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, मैक्सिमम टाइम में आपको रिजल्ट ही याद रखना है, तो रिजल्ट तो आपका जो बन के आएगा उसको आप बड़े आराम से याद कर पाओगे। मैं अब इसको इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ। देखिए वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर रहे हैं तो VP की वैल्यू आई, जरा देखो के क्यू बाय आर, अंदर जो वैल्यू आई वो आई 2a cos थीटा बाय आर। ठीक है, तो जरा सॉल्व करो। Q इंटू 2a, सर डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, अगर आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है? Q इंटू 2a। तो मैं Q इंटू 2a को क्या लिख देता हूँ? डाइपोल मोमेंट लिख दे रहा हूँ, और आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। So this is your result for एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पे कितना पोटेंशियल आएगा, दैट इज Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, where r is the distance from the midpoint of the dipole to the point and theta is the angle of this line joining the midpoint and the point with the positive charge direction। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से ये एंगल थीटा ध्यान रखेंगे, यहीं पे गलती कर दोगे आप मैक्सिमम टाइम, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको बोल दे रहा हूं कि एक्चुअली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, आर क्यूब हो जाएगा। कैसे? मैंने एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक आर से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब। तो आप देखिए क्या लिखोगे? P आर कॉस थीटा को लिख सकते हो P डॉट आर, क्या लिख सकते हो? P डॉट आर। तो K इंटू P डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप इसको इस फॉर्मेट में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम टाइम आपको ये वाला याद रहेगा KP cos थीटा बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यार तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है सर आपने क्या हो गया बेटा? सर ये VP में दूसरा फॉर्मूला मतलब क्या बनाया है? पहले वाला समझ बेटा ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म रख दिया ना, डॉट प्रोडक्ट एक आर से मल्टीप्लाई किया, एक आर से डिवाइड किया, नीचे आर क्यूब हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा? P इंटू आर कॉस थीटा
ए बी cos थीटा क्या होता है, a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट याद है बेटा, वेक्टर्स में पढ़ा था हमने। वेक्टर हाँ। प्रॉपर्टी। तो क्लियर हो गया, ये p डॉट r कैसे आया, ये p इंटू आर cos थीटा से आया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर r वेक्टर क्या हो जाएगा सर, इस पॉइंट से ये मिड पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसको हम r वेक्टर बोलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। तो सेकंड लास्ट वाला एक बार बताओ। लास्ट आया सिमरन कुछ बोलना चाह रहे थे ना? सर, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड लास्ट वाला जो आपने बनाया है। सिमरन तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्लियर। सेकंड लास्ट लाइन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सेकंड लास्ट लाइन। ये नो सर, इसके ऊपर वाला। ये यस सर। ये कहाँ से आया या फिर इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, ये बोल रहा हो? नहीं सर, वो कहाँ से आया? ये कहाँ बेटा, ये ऊपर वाला। इसकी बात करो ना, ये यहाँ से आया, ये लास्ट लाइन दिख रही है, के क्यू बाय आर। यस सर। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 2a cos थीटा बाय आर, तो वो लिखा है 2a cos थीटा बाय आर। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था आपका, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके, डेफिनेटली बोर्ड में पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। हालांकि थोड़ा लेंथी हो जाता है इसलिए चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चलो अब मैंने कैसे कुछ केसेस देख लेते हैं। अगर आप बोलते हो जैसे ये डायपोल है, ये डायपोल की डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पे लाई करना है, ऑन द एक्सिस और पॉजिटिव क्यू हो गया या माइनस क्यू होगा। सर ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जो कि कहां पर लाई कर रहा है, सर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे इस केस में थीटा कितना हो जाएगा सर, ये लाइन है, इसको ज्वाइन करोगे तो इसी डायरेक्शन में आप बोलोगे एंगल निकालोगे, तो इस केस के लिए आप बोलोगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और vp की वैल्यू हो जाएगी kp/r²। मैंने कहा सेकंड केस की बात कर लेते हैं। अगर आपने बोला डायपोल तो इधर की तरफ है, मतलब प्लस क्यू इधर रखा होगा और माइनस क्यू इधर रखा होगा, अब आपको एक्सियल पॉइंट ही लेना है, लेकिन अब ये पॉइंट किधर है, माइनस क्यू की तरफ है, किधर है, माइनस क्यू की तरफ है। जब ये माइनस क्यू की तरफ होगा तो देखो आपने बोला हमेशा ये एंगल देखिए, ये आर ऐसे ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव वाले चार्ज वाली डायरेक्शन से एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यहाँ की बात करोगे तो थीटा होगा 180 डिग्री, और आप बोलोगे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -kp/r। केस थर्ड आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो ये डायपोल मूवमेंट है, सेंटर से ये देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, आप बोलोगे यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो जब भी कोई पॉइंट आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल पे लाई करेगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आप बोलोगे v इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल देते हैं, कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। तो आप बोलते हो कि अगर एक्सियल की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल निकाले थे, याद है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ऐसी एक्सियल पॉइंट पर दो पॉसिबिलिटी है, प्लस क्यू की तरफ अगर कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल आएगा kp/r², माइनस क्यू की तरफ अगर कोई पॉइंट है तो पोटेंशियल आएगा -kp/r², और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो वहां पे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आएगा 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर केस 2 में आपने क्या लिखा है, वो -p लेफ्ट में सबसे ज्यादा, ये पॉइंट है भाई, पॉइंट, अच्छा। इस पॉइंट की बात करें ना, अच्छा तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वेट वेट मैं उसको नाम दूसरा दे रहा हूँ। ये पॉइंट है ए पे निकालना है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ये पॉइंट है, ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। यार यहाँ पे भी कंफ्यूज मत, ये पॉइंट है, ध्यान रखें, इस पॉइंट की बात हो रही है, वीपी लिख रहा हूँ, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल वो उससे डायपोल मोमेंट से कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
कोई भी डाउट नहीं किसी को भी? अरे यार बोल तो दिया करो कम से कम यार कि डाउट है नहीं है, कुछ तो बोला करो यार, मुझे पता तो चले कि हाँ हो गया कुछ सर, समझ में आ रहा समझ है गया। तो। बाकी लोग यस सर हो गया। यस सर हो गया। एक बार रिव्यू कराने पड़े। नाउ अब कंटीन्यूअस चार्ज की बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना आएगा। मैंने कहा देखो ये एक रिंग है, ठीक है, जिसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे कोई पॉइंट है ए, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, और रेडियस ऑफ दिस रिंग कितना है, आर। अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना हमको आता है। मैंने कहा जब भी कंटीन्यूअस बॉडी की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में ब्रेक करना होगा। जैसे एलिमेंट्स की बात करते थे हम, और सारे एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा। मैंने कहा मान लो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया डी क्यू, कितना लिया, डी क्यू। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर होगा, और आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बहुत छोटा सा पोटेंशियल होगा जिसको हम डीवी बोल दे रहे हैं, दैट इज इक्वल ए डी क्यू बाय आर। एक स्मॉल पॉइंट है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, और इस क्यू की वैल्यू हमने कितनी मानी है, डी क्यू। अब ऐसे ही सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन वायरेक्शन का हमें बिल्कुल झंझट नहीं, क्योंकि सर हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो सबको ऐड कर देंगे, तो आपको पता चलेगा सर ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, यानी सबसे डिस्टेंस कितनी आएगी, आर ही आएगी। सबका चार्ज डी क्यू है, के कांस्टेंट है, आर है, तो आप बोलोगे अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करोगे, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर। के कांस्टेंट है, सबके लिए आर कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये बचा क्या सर, ये बचा के इंटीग्रेशन के बाय आर, कॉलम बाहर ले गया डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया, आप बोलोगे के क्यू बाय आर की वैल्यू उठा के रख दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। ये x क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से है, और हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कोई एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई एक्सियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उसकी एक्सिस पे लाई करता है उसको BA। किसी को कोई दिक्कत इसमें? मैंने कहा सर अगर इसको सेंटर पे निकालना हो तो एक्स सेंटर आप क्या बोलोगे, सेंटर पे आप बोलोगे आर की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0 रख दोगे, ठीक है, आर की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर x x 0 0 आएगा। चलो अच्छी बात है, सबकी आंखें खुली हुई हैं। मतलब सेंटर पे आप क्या बोलोगे, सर ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस 0 की, यानी x 0 होगा, तो आप बोलोगे सेंटर पे इसके पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर बचेगा ये, और उसका रूट है तो के क्यू बाय आर की बचेगा, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये x बढ़ेगा नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा आप बोलोगे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। इधर भी ऐसा ही होगा। तो अगर मैं बोलूं एक रिंग की बात करूं, ठीक है,
इस रिंग की बात करूं और इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूं आर के साथ या एक्स के साथ बोल दो, ये भी है, तो आप क्या बोलोगे सर? ये ग्राफ ऐसा बोलते हैं। इस पॉइंट पे मतलब सेंटर पे आप बोलोगे पोटेंशियल कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे आप जाओगे ये फॉल होता चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जीरो होगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में जब आप पीछे चलोगे सर, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, अगर नेगेटिव ले रखा है तो नेगेटिव रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइड से डायरेक्शन आपको याद हो कि रिंग के इस साइड डायरेक्शन अलग होती थी और रिंग के डायरेक्शन इस साइड अलग होती थी। बट ये तो सर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे ये ग्राफ इसका बनता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते। यहाँ बाकी तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सीरियसली मुझे पता नहीं क्यों बहुत यस सर। हो रही है। यस सर। एक तो क्या तुम लोग सामने बैठे नहीं हो, ऊपर से ऐसे मुंह दर्शक से बने बैठे हो। यार मेरी क्लास में अगर ऐसे बैठ जाओ ऑफलाइन वाली तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा भाई, है ना? मेरे तो यार ये ऑनलाइन वाला सर में किसी ने हार्ट अटैक नहीं लेके आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई साहब बोलते रहा करो, कुछ नहीं आया करे मन में तो बोल दिया करो सर, कुछ नहीं सर ऐसे बोल दिया करो। मुझे लगा करे यहाँ तुम लोग जिंदा बैठे हो, है ना? कोरोना का वैसे ही माहौल चल रहा है यार, आदमी को वैसे घबराहट सी रहती है, तुम लोग और ऐसी बातें कर देते हो। क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं किसी को भी? यमुना विहार वाले स्टूडेंट स्पेशली बहुत कम डाउट आते हैं आपकी तरफ से। कोई दुश्मनी है क्या यार लक्ष्मी नगर वालों से? कोई दिक्कत हो तो बता देना यार। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आपने क्या करा है? क्या हुआ बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या करा है आपने? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब क्या होगा? डी क्यू प्लस डी क्यू सारे डी क्यू ऐड करोगे मतलब टोटल चार्ज। ओके सर। टोटल चार्ज कितना दिया है? कैपिटल क्यू। अमन पॉल बेटा तुम ना, ये हम पहले तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे डेरिवेशन हम रोटेशन में कर चुके हैं। सेम डेरिवेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में। पढ़ाई बहुत चंगी चल रही तुम्हारी। आजकल तो वैसे ही लाइफ यार बहुत। हाँ जी बेटा बोलो, कौन बोला जा रहा है? सर अगर एक्स आर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा? नहीं मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट के आ रही है मेरे पास, फिर से बोलेंगे प्लीज। सर एक्स अगर आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक्स अगर ज्यादा हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ऐसा बोल रहे हो तुम? सर आर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइटली आर के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा तो आप उसे एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देना। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, ठीक है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, उस हिसाब से आप वैल्यू रख देना, तो आंसर आ जाएगा। जब आप लोगे तो वो के क्यू बाई एक्स के टर्म में आ जाएगा आंसर, ठीक है? चलो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। आप बोलोगे अगर एक्स की वैल्यू कितना आया था, के क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे आप, ठीक है? आप क्या बोलोगे सर अब एक्स बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं सर ऐसा कर लो, एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो रूट के बाहर आएगा तो केवल एक्स बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, रूट में रहने दो। अब इस क्वांटिटी को आप क्या लिख सकते हो? निगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल। तो ये क्वांटिटी क्या होगी? टोटल 1 होगी, 1 + 0 = 1, तो आंसर कितना है? के क्यू बाई एक्स हो जाएगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज की तरह डील करने लगोगे इसको, क्लियर? ओके सर। सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ अमन पॉल क्या रहेगा तरीके का सर रहेगी? सर मैं कह रहा हूँ ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बन सकते हैं? देखने में डर लगता है इसलिए। जब इतने डेरिवेशंस में, इसे तो बोलते हैं डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेरिवेशंस में जो स्टेप हम करते हैं उनमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हम क्या सोचते हैं अरे सर डेरिवेशन रट लेंगे
बोर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। चलो, नाउ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एवरी ईयर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। स्फेरिकल शेल जानते हो ना, मतलब हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब सारा का चार्ज आपने कहाँ दे रखा होगा, सरफेस पे दे रखा होगा, हॉलो है तो क्यू चार्ज दे रखा है, फिर इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब आपने बोला सर यहाँ पे 3 पॉइंट पॉसिबल होते हैं, कई बार हमने क्वेश्चन किए हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, एक पॉइंट सरफेस पे मान लेते हैं बी, और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं सी। तो आपको अलग अलग पॉइंट पे क्या करना है, और पोटेंशियल निकालना है। पहले केस की बात कर लेते हैं, पहला केस मतलब जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, मतलब पॉइंट कहां पर है, सी की बात कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। अब जरा देखो डेरिवेशन कराना, मैं एक बार छोटा सा क्विक डेरिवेशन करा दे रहा हूं। आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, कैसी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो एक स्फीयर के हॉलो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते थे कि सर अगर वो पॉइंट बाहर का है तो यू कैन ट्रीट दिस चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर। याद है, हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो वैसे आप डेरिवेशन भी कर सकते हो सेम। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन नहीं, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। तो इस पॉइंट चार्ज पे देखिए, इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे, क्यू कैपिटल चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो उस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, आप बोलोगे सर वी आउटसाइड जो आएगा, वी आउटसाइड वो आएगा के क्यू बाय आर। जनरली इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, ठीक है, शायद आपके एनसीईआरटी में भी अलग से गिवन हो तो गिवन हो, मेन कंटेंट में नहीं गिवन है। आप अगर डेरिवेशन भी करना चाहें, स्कूल वाले अगर आपको कराते हैं तो आप सीख लीजिए, बहुत सिंपल है डेरिवेशन। जो पॉइंट चार्ज की वजह से हम निकालते हैं ना, इनफाइनाइट से वहां तक लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर है, वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, अगर आपको बाद में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ भी लेना। जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता जहां तक मुझे याद है, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन इसका नहीं कराता हूं। मैंने कहा सर अगर ये पॉइंट सेकंड केस की बात कर लो, r इक्वल टू आर आ गया, मतलब पॉइंट किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब सरफेस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सरफेस की। अगर सरफेस की बात कर रहा हूं तो बी एट सरफेस कितना आ रहा है, के क्यू बाय आर आएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगर r की वैल्यू लेस देन r है तो आप बोलोगे मतलब इनसाइड हो गए। अपन इनसाइड की बात करेंगे तो v इनसाइड अगर हम बात करें तो v इनसाइड कितने होने वाला है, आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, v एट सरफेस के बराबर होने वाला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों है जरा देखो। मैंने बोला कि सर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट तक लाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से सी तक लाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने लिख दिया के क्यू बाय आर। सरफेस तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, आपने यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्फेरिकल शेल की वजह से सिर्फ बाहर होती है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ध्यान सुनना, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो जब आप इस पॉइंट पर लेके जा रहे होगे किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो आप बोलोगे बाहर तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, सरफेस तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको पता है। जैसे ही सरफेस से अंदर जाओगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको सरफेस तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उतना ही वर्क डन आप उसके अंदर भी कहीं चले जाओगे तो भी आपको उतना ही वर्क डन करना पड़ा, बिकॉज अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, 0। और ये कहाँ सीखी हुई हमने, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर में सीखा हुआ है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो अंदर हर जगह पे, हाँ अंदर हर जगह पे आप बोलोगे सर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, और वो उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर होगा।
तो दैट इज इक्वल टू KQ by R। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल का स्मॉल r पे, तो आप बोलोगे सर पहले तो कांस्टेंट सेंटर से लेके यहाँ सरफेस तक कांस्टेंट होगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। ठीक है, ये क्या है सर, जब r की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर। तो ये ग्राफ भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। दूसरा होता है सर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, इसके डेरिवेशन वगैरह कहीं आपके बुक वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसके सारे रिजल्ट्स भी नहीं पूछे जाते जनरली, बट नीट में कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना होगा, तो इसके सारे रिजल्ट मैं आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, जरा देखो, मैंने कहा सर ये सॉलिड स्फीयर है और जो भी चार्ज आपने दे रखा है वो कैसा है, हर जगह पूरे उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये रेडियस है। ये चीज में ध्यान रखना, अगर ये Q पॉजिटिव है तो ये वैल्यूज हम Q की पॉजिटिव रखते हैं, अगर Q नेगेटिव चार्ज दोगे तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी। तो Q को हर जगह प्रॉपर साइन के साथ रखना, कभी भी गलती मत करना। तो वही बात है, मैंने कहा सर यहाँ पे 3 पॉइंट पॉसिबल होंगे, एक पॉइंट C बोल दिया, ये पॉइंट B बोल दिया और यहाँ कहीं A बोल दिया। तो पहला केस की बात अगर हम करें, सिमिलर तरीके से चलेंगे। पहला केस अगर हम बोले सर पॉइंट C की बात कर रहे हैं, मतलब R की वैल्यू ग्रेटर देन R है, मतलब आउटसाइड है। आप बोलोगे सर B आउटसाइड के लिए जो आती है वो KQ by R आता है, सेम एज दैट ऑफ होलो स्फीयर। मैंने कहा सर अगर हम B पॉइंट की बात करेंगे, B पॉइंट मतलब R की वैल्यू कैपिटल R है, मतलब सरफेस पर है, और सरफेस पर है तो B सरफेस कितना आएगा सर, वो KQ by कैपिटल R आएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें सर, A पॉइंट की बात कर रहे हैं, A कहां पर है सर, R की वैल्यू लेस देन R हो जाएगी उस केस में, मतलब इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनसाइड। अब जरा देखो सर, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस से सरफेस तक लाने में Q पॉजिटिव चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ वक्दन करना पड़ेगा, और वो वक्दन कितना करना पड़ेगा वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब सरफेस के अंदर और जाना है तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वक्दन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पूरा बॉडी में चार्ज है, तो मतलब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कुछ ना कुछ और फोर्स लग रहा होगा, तो और वक्दन करना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपका पहले जैसा केस नहीं होगा, अब आपका नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, किसी पॉइंट पे जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ B इनसाइड का, वो आता है KQ by 2RQ 3R square minus small r square, ये होगा KQ by 2RQ, वे कैपिटल R है और कहाँ स्मॉल r, इस चीज का ध्यान रखना, into 3R square minus R square। एक डेरिवेशन होता है, आपके स्कोप से बाहर है, आप ये कह सकते हो। इसको सीखना होगा जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आपकी बुक्स वगैरह में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के नहीं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी आपको सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, कभी किसी बुक्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में तो लिख ही लो, नोट्स में तो आप लिख ही लो। ठीक है, इसमें शेल थ्योरम यूज हुई है, क्या हो गया बेटा सर इसमें शेल थ्योरम यूज हुई है जो पिछले साल भी थी। हाँ बिल्कुल, शेल थ्योरम तक हम यहीं तक, ये सब में यूज होती है बेटा, इसी को शेल थ्योरम बोलते हैं। तो नाम दे दिया था मैंने ग्रेविटेशन में जो शेल थ्योरम कराई थी, एग्जैक्टली वही शेल थ्योरम है यहाँ तक दोनों में। ओके सर। हाँ, तो ये बात हो गई। तो आप बोलोगे B इनसाइड, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करनी है तो कुछ ऐसा होगा। कोई मुझसे बोले B एट सेंटर कितना होगा, B एट सेंटर, सेंटर पे आप क्या करोगे, कैपिटल R की वैल्यू कितनी रख दोगे, 0। क्लियर, सेंटर पे कैपिटल R की वैल्यू 0 रखोगे, स्मॉल r 0। स्मॉल r। चलो आपको पता है, आपने नोटिस किया अभी भी स्मॉल r वाली वैल्यूज आवाजें सिर्फ 2-3 लोगों की आती हैं बस, मतलब 2-3 लोगों को ही समझ में आता है, बाकी लोग बोलते हैं अरे ठीक है, किसी को आ भी गया होगा तो बाकी लोग बोल देंगे ना, हम क्यों बोले। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल r को 0 रखेंगे तो देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा 3R स्क्वायर, ये बचेगा R क्यूब, R स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो जो आएगा वो आएगा 3/2 KQ by R, and that is equal to 3/2 potential at surface। अगर याद हो तो देखो, पोटेंशियल एट सरफेस कितना है, KQ by R है, पोटेंशियल एट सेंटर कितना है, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस।
इसका ग्राफ जरा मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए जो ग्राफ बनता है पोटेंशियल का सॉलिड स्फीयर के लिए वो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम होगी वी एट सेंटर, ठीक है, यहाँ कहीं तक आप बोलोगे आर की वैल्यू ये रेडियस के बराबर हो गई, और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, बिकॉज आप देखो यहाँ पे बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व बन रहा है, पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक है, इन्वर्टेड पैराबोलिक है। देखो क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो ये मैं बस बता दे रहा हूँ, नहीं समझ में कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वर्टेड पैराबोलिक बन रहा है और इसके बाद ये कैसा बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है। तो जो ये सॉलिड के लिए है, किसके लिए बात कर रहे हो आप, सॉलिड, और ये शेल के लिए है। ये दो ग्राफ आप जरूर इंपॉर्टेंटली अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्राफ आपसे कभी पूछ सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रहे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर कंडक्टिंग शेल हुआ तो सॉलिड में? कंडक्टिंग शेल, बेटा तुमने शेल भी बोल रहे हो, और सॉलिड कौन है ये? सर स्फीयर, सॉरी। हाँ, शेल का मतलब ही होता है कि वो हॉलो है। ठीक है, आप अगर स्फीयर बोलना चाह रहे हो, मतलब सॉलिड बोलना चाह रहे हो, तो कंडक्टिंग अगर है तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो भी चार्ज होता है वो केवल आउटर स्फीयर पर ही रहता है, वो अंदर जाता ही नहीं है। तो आउटर स्फीयर पे अगर चार्ज रहेगा तो अंदर भले ही उसके मास बना रहे, लेकिन चार्ज तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो आप बोलोगे कि सॉलिड स्फीयर रहे, बट अगर कंडक्टर है तो उसको भी आपको हॉलो स्फेरिकल की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, कंडक्टर्स के लिए बात हो रही है। मेटल या कंडक्टर का अगर सॉलिड स्फीयर भी होगा तो भी आप उसको हॉलो स्फीयर वाले ही कंसेप्ट से करेंगे, बिकॉज उसमें भी चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अंदर नहीं जाता है। अंदर उसके भी नेट चार्ज 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। एनीथिंग एल्स? सर नो सर। हाँ जी बेटा। सर अगर मतलब हम शेल में कोई चार्ज सेंटर पे रख दें तो वो अपने आप उससे चला जाएगा? वो बातें अलग है, वो सब बातें अभी करेंगे हम। अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि हम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं बस। इसका मतलब अंदर बाहर पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकले हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज आपने स्फीयर को दिया है उनकी वजह से निकले हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्यू पॉइंट चार्ज रख दूं तो क्या ये पोटेंशियल यही होगा? नहीं, तब पोटेंशियल अलग हो जाएगा, है ना। मैं क्यू पॉइंट चार्ज यहाँ सेंटर पे रख दूं तब पोटेंशियल ये होगा क्या? नहीं, वो अलग क्वेश्चन हो गया ना। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आप निकाल रहे हो इन स्फीयर की खुद की वजह से ये पोटेंशियल कितने होंगे। ऐसे तो आप 4 5 6 7 चार्ज रखते जाओगे, पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। नहीं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप सिंपल क्या करोगे, रख दो। मैं कहा सर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दोगे, तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इसकी स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, इतना। इस एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा होगा उसकी वजह से भी यहाँ पॉइंट पोटेंशियल आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल। मैंने कहा 3 4 5 जितने रखने उतने रख दो, सबकी वजह से पोटेंशियल ऐड कर दोगे, सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से और इस स्फीयर की वजह से, तो ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। Here, all the formulas that have come is basically electrostatic potential due to these spheres only. इनके आसपास में कोई और चार्जेस नहीं रखे हैं। अगर और कोई चार्ज होगा तो ऑब्वियसली यार वो फिर अलग ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हो जाएगा। गरिमा क्लियर है? कौन था आईसी गरिमा? यस सर, गरिमा क्लियर है सर। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई डाउट? नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जितने भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इनके नोट्स जरूर आप भाई अपने उसमें रख लेना, यहाँ ज्यादा टाइम बचा नहीं है नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, वरना कुछ करा दूं क्या दूसरा टॉपिक स्टार्ट? चलो करा देता हूँ। सर अब आप नया टॉपिक करा रहे हो? देखो दिक्कत है क्या?
नहीं सर बस थक गए थे ना। कौन तू थक गया किस चीज पे देखते देखते मुझे? नहीं सर मैं साथ साथ बना रहा हूँ सर, 8 पेज के नोट्स बन गए। अच्छा भाई, तू नोट्स पे ध्यान ज्यादा दे रहा है भाई, इसका मतलब कंसर्ट करे में सो रहे हैं। चल मैंने कहा सर ये देखो ये शेल है और इसके अंदर एक और शेल, ये दो शेल है। ध्यान रखना शेल की बात करें मतलब ये हॉलो है, एक का सर रेडियस है ए। हाँ बेटा। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये रिकॉर्डिंग लिख कर आ रहा है ऊपर। कोई बात नहीं मत देखना उसको, ये देख ये दिख रहा है। तो उससे हेडिंग तो बता दीजिए। जब बोलता हूं तो लिख लिया था ड्यू टू ग्रुप ऑफ शेल कोसेंट्रिक शेल्स। ओके सर। कोसेंट्रिक सेल, दो सेल या तीन सेल या जितने सेल हो सकते हैं और सबके सेंटर कैसे हैं कॉमन। मैंने कहा इसका रेडियस कितना है बी है, इसको आपने चार्ज दे रखा है Q1 और इसको चार्ज दे रखा है Q2, दोनों पॉजिटिव मान लिया अभी तो है ना। मैंने कहा सर इस पॉइंट पे निकालो पॉइंट 1 पॉइंट 2 और पॉइंट 3, सब पे आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। पॉइंट 1 2 एंड 3 कैसे निकालेंगे मैंने कहा देखो मैं 1 की बात करता हूँ, पोटेंशियल एट 1 पॉइंट बाहर वाले स्फीयर के बाहर है, बाहर वाले स्फीयर के बाहर है तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा k Q1 बाय, अच्छा डिस्टेंस लिख देते हैं, सेंटर से डिस्टेंस जो दे रखी है वो सबकी कितनी माननी है r ही माननी है, ठीक है। पहले केस की तरह अलग अलग काट लेते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस कितनी है r, तो आप बोलोगे सर यहां से डिस्टेंस कितनी है, जब स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट होता है उस पर पोटेंशियल निकाला जाता है k Q1 और सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो r, प्लस अंदर वाले के तो बाहर ही है तो आप बोलोगे इसके लिए भी कितना हो जाएगा k Q2 बाय r। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये आगे आपका पोटेंशियल एट पॉइंट 1। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है, अब मैं कहूंगा पोटेंशियल एट 2, ये पॉइंट यहां था, मान लो डिस्टेंस सेंटर से कितनी देर की इसकी भी आपने, आप बोलोगे इस केस के लिए आप बोलोगे V2। अब ये जो पॉइंट है ये बाहर वाले के लिए तो कैसा है, ये अंदर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। बाहर वाले शेल के अंदर चला गया तो आप बोलोगे सर बाहर वाले के जब शेल के अंदर चला जाता है तो अंदर वाले किसी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पर होता है, तो आप क्या लिखोगे KQ1 बाय रेडियस, फिर सरफेस पे कितना होगा इसका KQ1 बाय रेडियस कितना यहाँ पे B। इस पॉइंट पर समझना जो पॉइंट नंबर 2 है वो बाहर वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है तो इस पे पोटेंशियल इसकी वजह से उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर होगा, तो दैट इज KQ बाय B। मैंने कहा इस वाले स्फीयर के तो ये बाहर ही है अभी भी, तो आप इसके लिए तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो KQ2 बाय R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा सर पॉइंट नंबर 3, ये है थर्ड पॉइंट जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है सेंटर से। जब इस थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए थर्ड पॉइंट बाहर वाले के तो अंदर है ही, तो बाहर वाले के लिए अंदर होता है तो उसके लिए पोटेंशियल बाहर वाले की वजह से कितना होगा जितना इसके सरफेस पर होगा, तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू KQ1 बाय B। सर ये वाला पॉइंट अंदर वाले के भी अंदर है तो सर इसकी वजह से भी कितना होगा जितना इसके सरफेस पर होगा, दैट इज इक्वल टू KQ2 बाय A। क्या है ये क्लियर है? तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले, कैसे निकाले क्लियर है ये? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड्स में स्पेशली। सिर्फ देख लो एक स्टेप, मैं दोबारा से टाइम दे रहा हूँ, इस स्टेप को एक देख लो कि कैसे मैंने ये फाइंड आउट किया। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर एक बारी एट 3 वाला समझा दो दोबारा। एट 3 कौन है ये? सर वंशिका। वंशिका, वंशिका कहाँ से है? लक्ष्मीनगर? सर यस सर। मेरे को फेस में याद नहीं आ रहा है, चलो क्या 3 वाला पॉइंट क्या है, बाहर वाले के अंदर है, तो बाहर वाले के अंदर कोई पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला जाता है सेल के तो कितना होता है जितना उसके सरफेस पर होता है, तो सरफेस पे कितना होता है KQ बाय रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो KQ1 बाय B। सर ये जो थर्ड पॉइंट है वो अंदर वाले शेल के भी अंदर है, तो आप बोलोगे अंदर वाले शेल की वजह से भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना अंदर वाले के सरफेस पर होगा, मतलब KQ बाय रेडियस ऑफ दिस सेल, तो कितना होगा KQ2 बाय A। क्लियर है? यस सर थैंक यू। हाँ जी
Anybody else? Any other doubts? Anything? No, गरिमा, सर गरिमा, Yes, आई थिंक sir. आप तुम्हारा जो पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट हो रहा होगा वो यहाँ पे अपने आप क्लियर हो रहा होगा। अगर अब मैं यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दूं, फिर बोलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो क्या करोगे? शेल की वजह से निकालोगे, शेल की वजह से निकालोगे और वो पॉइंट चार्ज की वजह से निकालोगे। Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो 3 4 5 कितने भी चार्ज बढ़ाए जा सकते हैं, वो तो सिंपली ऐड हो गए। जो हमने फॉर्मूले डराइव किए थे वो फॉर्मूले केवल और केवल उन स्फीयर की वजह से पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस की बात नहीं कर रहे थे। नहीं सर, मैं ये पूछ रही थी मतलब मैं ये पूछ रही थी मतलब कि अगर जैसे सेंटर पे रख दिया जाए चार्ज को, तो क्या वो अपने आप मतलब शेल के सरफेस पे मूव कर जाएगा? नहीं नहीं भाई, क्यों भाई, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी दी तुमने? वो डिपेंड करेगा, शेल के तो बिल्कुल नहीं मूव करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि चलो एक्चुअली तुम कंफ्यूज हो रही, कंडक्टर से कंफ्यूज हो रही हो। क्या कंडक्टर के अंदर रख देंगे तो वो क्यू चार्ज का सरफेस पे आ जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हो है ना? तो अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज कहेंगे तो आएगा, लेकिन वो क्यू चार्ज नहीं आता है, उस क्यू के बराबर चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, वो क्यू वहीं रखा रहेगा। तुम सोचो वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं, पॉइंट चार्ज है वो वहीं रखा रहेगा। वो पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस पे एक पॉइंट चार्ज उसी अमाउंट के बराबर आ जाता है। वो सिर्फ कंडक्टर्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स के भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब उसमें हम बात करेंगे। चलो, एनी अदर डाउट्स? सर अगर कोई पॉइंट सेंटर पे होगा फिर क्या होगा? पॉइंट सेंटर पे होगा, इसकी वजह से इससे सेंटर पे निकालोगे। वो पॉइंट सेंटर, ये 3 वाला पॉइंट सेंटर पे भी ले जा सकते हो ना यार। स्फेरिकल शेल के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी पहुंच जाए, चाहे वो सेंटर पे क्यों ना हो, एक ही बात है ना। तो ये वाला देखो 3 वाला पॉइंट आप क्या है, इसके भी अंदर पहुंच गया। अब ये पॉइंट यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए या सेंटर पे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोटेंशियल यही आने वाला है। ओके सर। एक शेल के अंदर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर रहा हो, सेंटर पे क्यों ना हो, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। तो ये दोनों के ही अंदर पहुंच गया ना। तो अब आप बोलोगे दोनों के अंदर मतलब कहीं पे भी, ये थर्ड वाला पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एट द सेंटर। पोटेंशियल आपका यही होने वाला है जो कि इसके सरफेस पर होगा, दोनों के सरफेस पे पोटेंशियल की एडिशन होगा। चलो, दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट डीपीपी आपको मिल जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी को सॉल्व कर लें। मे बी कल आपको डीपीपी वहां पे अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, तो आप उसको एक्सेस करके उसको सॉल्व जरूर करें। और कोशिश क्या कीजिए कि अच्छा रहता है कि जब भी आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो एक न्यू टैब में जो आपका डीपीपी का जो रिव्यू वाला पेज है उसको ओपन कर लिया करें, ताकि अगर आपको किसी को डाउट पूछना है तो आप उसको स्क्रीन को शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी लोग भी देख सकें उस क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे पास नहीं होता, मेरे पास फोन सामने फिक्स हो जाता है तो मैं उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करता, वरना अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो इट्स बेटर आप लोग एक टैब में अपना जो डीपीपी वाला जो सॉल्व करने का रिव्यू वाला पेज होता है उसको ओपन करके रखा करें, और उसको प्रेजेंट करके आप मुझे भी क्वेश्चन पढ़ा सकेंगे और बाकी लोग भी उस क्वेश्चन को देख सकेंगे। तो इट विल बी हेल्पफुल। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी नंबर शेयर कर रखा है, जिनके पास नहीं है वो आपस में पता कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है सर ये गलत है, ऑप्शन गलत आ रहा है या फिर टाइपिंग एरर है, आप मुझे पहले ही शेयर कर दिया कीजिए क्लास से पहले, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उसको क्रॉस चेक करवा के उसको करेक्ट भी करवाने के लिए वहाँ पे अप्लाई करवा दूंगा कि उसको करेक्ट कर दो। प्लस मैं उसको तुरंत क्रॉस चेक कर लूंगा कि हाँ उसमें एरर है, तो मैं उसको आपको पहले ही बता दूंगा कि यस इसमें एरर थी। ठीक है, सो फॉर नाउ दैट्स इट। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और सर? सर हाँ जी बेटा। हाँ बेटा, सर Q2 के सरफेस पे होगा वो भी V3 के इक्वल होगा ना? कैसे बोलो? सर Q2 वाले के सरफेस पे अगर कोई पॉइंट होगा उसका भी V3 वाले के इक्वल आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही तो चीज है, दोनों इसके बाद हर पॉइंट पे सेम, सरफेस से लेके अंदर सेंटर तक सब जगह सेम। ओके सर, चलिए सर फिर फिनिश करें। सर सो गए, फिर से म्यूट हो गए आप या आवाज नहीं आ रही? चलो एवरीवन, थैंक यू। सर इसको बंद कर देंगे, सर का नेटवर्क शायद गड़बड़ कर गया है।
थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।